हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में अगला लेक्चर देखेंगे। पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप का होता है। ये आपको लेक्चर पीछे जो पढ़ाया गया था उसमें हो गया था। ठीक है, आपको बताया गया था रिडॉक्स रिएक्शन 3 टाइप का: इंटरमोलेक्युलर रिडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामोलेक्युलर रिडॉक्स रिएक्शन और थर्ड नंबर था डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। उम्मीद है कि आप लोग पीछे वाला जो लेक्चर था उसको ठीक से पढ़ लिए होंगे। आज हम आपको बताएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। इसके बारे में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, अगर जानना चाहते हैं आप कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है तो इसके लिए आप लोग मोल कंसेप्ट में चल जाइएगा। वहाँ पर आपको बताया गया था मोल कंसेप्ट में इक्विवेलेंट वेट के बारे में बताए हैं, ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में बताए हैं, ठीक है, मोल के बारे में पढ़ाए हैं। तो अगर ये सब के बारे में अगर जानना है तो मोल कंसेप्ट में आपको बता दिया गया था। मोल कंसेप्ट को ठीक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि दोनों समझ में आ जाए, इजली आसानी से समझना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। थोड़ा सा आपको हम याद दिला देते हैं। ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज करता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज करता है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। चलिए अब आइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइंड आप लोग यहीं रखेंगे, मार्केट में मत रखिएगा, नहीं तो सब के सब बाउंस कर जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कुछ लोग इसको ऑक्सीडेंट बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को OA लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर कोई आपसे पूछेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, तो ये नेम भी अपने को बता रहा है कि हम क्या चीज़ हैं। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ये हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। और ध्यान देना एक बात, जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है तो अपने आप को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो पहले आप लोग लिखिएगा ऑक्सीडाइज्ड अदर सबस्टांस, ऑक्सीडाइज्ड अदर सबस्टांस। ठीक है, और जब अदर सबस्टांस को ऑक्सीडाइज करेगा तो अपने आप को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम रिड्यूस्ड इटसेल्फ। अब देखो, एक थोड़ा सा बात पर ध्यान देना मेरा। ये तो समझ गए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइज करने वाला, तो यहाँ लिखा है कि ऑक्सीडाइज्ड अदर सबस्टांस, दूसरे सबस्टांस को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो अपने को क्या करेगा, रिड्यूस्ड इटसेल्फ, अपने को रिड्यूस करता। अब सुनो, क्या आप जानते हैं कि ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? अभी बोले हैं दूसरे सबस्टांस को ऑक्सीडाइज करेगा, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि रिड्यूस इटसेल्फ, अपने आप को क्या करता है,
रिड्यूस करता है, और अपने आप को रिड्यूस करने का मतलब अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर घटाना क्या होता है, रिडक्शन होता है। समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है जी, एक भी समझ में आ जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर सबस्टेंस इंक्रीज करेगा, क्योंकि दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। अब देखो, अपने आप को रिड्यूस करता है, रिड्यूस का मतलब अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इटसेल्फ डिक्रीजेस। क्या समझ में आया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, देख लो। एग्जाम्पल आपको कहाँ दिखाएं, यहीं पर देख लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो। H2S है प्लस Cl2 है, ये प्रोडक्ट बनेगा HCl प्लस S। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसके ऑक्सीडेशन नंबर की, आया था जब बताए पिछले लेक्चर में, जब आपको हम बता रहे थे रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप, तो उसमें देखना ये दिए हैं कहाँ, इंटरमोलेक्युलर रिडॉक्स रिएक्शन जब बता रहे थे ना, तो वहाँ इस एग्जाम्पल को दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में है तो +1 होता है, इस पर चार्ज होगा। अब एक हाइड्रोजन पर ये +1 है ना, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है कितना, 2 गो है, तो 2 गो प्लस बोलेंगे। ठीक है, एक हाइड्रोजन पर 1 प्लस, 2 हाइड्रोजन पर 2 प्लस, तो इस पर सल्फर पर 2 गो माइनस, क्योंकि जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। ठीक है, Cl2 होमोन्यूक्लियर है तो इस पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ये पिछला सब लेक्चर देख लीजिएगा, ये कहीं बार कहीं इसी लेक्चर मत आ जाना, पीछे का सब कुछ क्लियर करने के बाद ही इस लेक्चर को पढ़िएगा। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में है तो +1, Cl -1, सल्फर फ्री स्टेट में है 0, किसी के साथ कंबाइन नहीं किया है तो 0। ठीक है, अब यहाँ देखो हाइड्रोजन पर +1 चेंज नहीं हुआ है, सल्फर पर -2 से क्या हुआ है, 0, -2 से 0, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, ऑक्सीडेशन हुआ है। देख लो, अब यहां देखिए Cl2 पर 0 से क्या हुआ है, 0 से -1, 0 से -1 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया ना। और ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इटसेल्फ डिक्रीजेज कह रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करना क्या होता है, बोलो, रिडक्शन होता है। तो देखिए समझिएगा, इसको कह रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते किसको हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इटसेल्फ डिक्रीज, अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। देखिए तो क्या Cl अपना ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि Cl जो है ना, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, देखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर सबस्टेंस, इनके दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देगा। देखिए बढ़ा दिया है, सल्फर का -2 से 0, तो इसका दूसरे का ऑक्सीडेशन बढ़ेबे ना किया ये। तो ऐसे सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको शॉर्ट में ऑक्सीडेंट बोलते हैं। इसको शॉर्ट में लिखना होगा तो OA लिखेंगे। कोई दिक्कत है तो बोलो, सही है। चलो इसका जल्दी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब आते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट में। माइंड आप लोग यहीं रखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो मेरा दोष मत दीजिएगा। किसका दोष देना है, अपना दोष देना है। रिड्यूसिंग एजेंट
कुछ लोग इसको रिडक्टेंट बोलते हैं, इसको हम लिखेंगे RA। ठीक है, अब ये उल्टा होगा। देखिए नेम में यहां पर क्या कह दिया, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, और जब दूसरे को रिड्यूस करेगा तो अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। अब बताओ कि अपने आप को ऑक्सीडाइज का मतलब अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा। तो यहां पर उल्टा लिखेंगे, रिड्यूस्ड अदर सबस्टांस। देखिएगा ध्यान से, रिड्यूस्ड अदर सबस्टांस। अब बताओ कि जब दूसरे सबस्टांस को रिड्यूस करेगा तो अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। अब बताओ दूसरे को रिड्यूस का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, रिडक्शन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करना, यानी दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर सबस्टांस डिक्रीज। कुछ है जी ये सब में, वह कुछ नहीं है, डिक्रीजेज। ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करना। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इटसेल्फ इंक्रीजेज, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज मतलब अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाता है, इंक्रीजेज, इंक्रीजेस। ऐ समझ में। अब सुनो ध्यान से, तो कह रहा है कि अपना ऑक्सीडेशन में बढ़ाएगा। यहां देखिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर -2 से 0। क्या ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दिया है, तो कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर अपना बढ़ाता है और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर घटाता है। तो देखिए ये दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए डिक्रीज कर दिया है 0 से -1। तो हम बोलेंगे कि यह रिड्यूसिंग एजेंट है। बोलो कोई दिक्कत है, यह रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि अपने आप को यह ऑक्सीडाइज किया है, दूसरे को क्या किया है, रिड्यूस किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए डिक्रीज किया है। तो आपका ये सभी कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, चलिए आप लोग को समझ में आता होगा। अब आते हैं हम इक्विवेलेंट वेट में। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे हम, ठीक से समझिएगा तब न समझ में आएगा, ऐसे थोड़े आएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, पहले आप एक फॉर्मूला देखिएगा। किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला देखो। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है उसका फॉर्मूला वेट। फॉर्मूला वेट मतलब मोलेक्यूलर वेट, फॉर्मूला वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड
रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कि जिसका भी इक्विवेलेंट वेट पूछेगा पहले उसका मोलेक्यूलर वेट ऊपर, मोलेक्यूलर समझते हैं ना, उसी को हम फार्मूला वेट बोलते हैं, तो उसका फार्मूला वेट ऊपर रखिएगा बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल। देखो, और नीचे कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हुआ है पर मोलेक्यूल, एक मोलेक्यूल में, उसको नीचे रखिएगा। अभी आपको समझ में नहीं आता होगा, हम एग्जाम्पल देंगे, एक देंगे, कुछ समझिएगा, नहीं क्लियर हुआ उसको दूसरा में क्लियर करिएगा, नहीं क्लियर हुआ तीसरा में क्लियर करिएगा, नहीं क्लियर हुआ चौथा में करिएगा। 4 क्वेश्चन में अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो आप समझिएगा थोड़ा सा दिमागे भूथर है। तो आइए पहले हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। Na2H2O3 यह रिएक्शन करेगा आयोडीन के साथ, तो प्रोडक्ट हम बना देते हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा, रिएक्शन को याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई नियम नहीं है कि प्रोडक्ट यही क्यों बना। आप लोग सोचते होंगे, हम भी समझ रहे हैं, H4O6, ठीक है, ये हुआ। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आपसे कहा जाएगा कि आप इसका इक्विवेलेंट वेट बताइए। अच्छा एक बात है, इसका नेम जानते होंगे ना, इसका नेम है सोडियम थायोसल्फेट, आया था लेक्चर नंबर 1 में, सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हम हाइपो बोलते हैं, हाइपो। तो आपसे कहेगा कि इसी हाइपो कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए हैं कि इसका फार्मूला वेट यानी इसका मोलेकुलर वेट निकालेंगे और यहाँ रख देंगे, लेकिन ये निकालने में आपको दिक्कत होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल, इसी में आपको दिक्कत होगा। तो एक बात सुन लीजिएगा, दिक्कत कब नहीं होगा, सुनिएगा ध्यान से, समझ लीजिए। पहले इसमें जो जो एटम है, सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, इसी तीनों एटम पर, सोडियम सल्फर ऑक्सीजन, इसी तीनों एटम पर उधर ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, सोडियम पर, सल्फर पर, ऑक्सीजन पर। तो सोडियम यहाँ है, सल्फर यहाँ है, ऑक्सीजन, तो जो एटम इसमें है वहीं तीनों एटम पर उधर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आइए हम आपको निकाल के दिखाते हैं। सोडियम फर्स्ट ग्रुप में है तो +1 चार्ज होगा, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, आप लोग को पता होगा, ये पीछे में बता दिए हैं। अब क्या है, सल्फर पर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो सल्फर पर निकालने के लिए देखो, 2 गो सोडियम है तो +2, सल्फर पर निकालना है तो जिस पर निकालना होता है उसको x मानते हैं, तो 2 गुना है तो आप यहाँ 2x मानिएगा। एक ऑक्सीजन पर -2, 3 ऑक्सीजन पर -6, सबको ऐड करके 0, 2x = 4, x = बोलो 2, तो हम यहाँ निकाल दिए सल्फर पर 2। अब इसी तीनों एटम यहाँ देखो, सोडियम पर +1 क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में है, यहाँ पर देखो सोडियम पर +1, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन पर -2, तो सल्फर पर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 2 सोडियम है तो, अच्छा सॉरी, 2 सोडियम है तो कितना हो गया 2, 4 सल्फर है तो आप 4x, 1 पर -2, 6 पर -12, सबको ऐड करके 0, 4x = 10, 2.5, समझे। अब हम चेंज निकालेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल, ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल हम निकालेंगे।
किस पर चेंज हुआ है पहले उसको ध्यान दीजिएगा। सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन। सोडियम पर +1, उधर भी +1 है, चेंज नहीं किया है। सल्फर पर +2, सल्फर पर 2.5 चेंज किया है। तो ध्यान देना, जिस पर चेंज कर दिया है उसको आप ठीक से पकड़ लीजिएगा कि उस पर चेंज किया है। ऑक्सीजन पर -2 चेंज नहीं किया है। तो जिस पर चेंज किया है उसको ध्यान सिर्फ देना है, जिस पर चेंज नहीं किया है ऑक्सीडेशन में उसको ध्यान मत दिखिएगा। चलो, तो अब आते हैं हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखिएगा ध्यान से। अब आते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल। समझिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल। ध्यान देना, यहाँ पर हम जो सल्फर पर ये 2.5 लिखे हैं ना, ये एक सल्फर पर चार्ज है। ये जो चार्ज है ना वह एक सल्फर पर है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो लिखे हैं सल्फर पर +2, ये एक सल्फर पर चार्ज है, एक सल्फर पर। अब यहाँ लिखे हो ना सोडियम पर +1, तो ये कितना सोडियम पर है? एक सोडियम पर +1 है। समझा? आप 2 सोडियम है तो देखो तो नहीं लिखे हैं +2 लिखे हैं। तो इतना ध्यान दीजिएगा, ये एक एटम पर हम लिखे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो लिखे हैं ऑक्सीजन पर -2, तो ये एक ऑक्सीजन पर है। 3 ऑक्सीजन अगर है तो देखो 3 दूना 6, देखो लिखे नहीं -6 है। हाँ, तो इतना ध्यान दीजिएगा। चलो, चेंज बताना है तो आपको पता होना चाहिए कि चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल देखिए सल्फर पर 2.5 है, माइनस इनिशियल है 2। इनिशियल देखिए सल्फर पर 2 है, तो फाइनल हो गया 2.5 माइनस इनिशियल हो गया 2, हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। अब क्वेश्चन में कह रहा है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल। एक मोलेक्यूल में चेंज होना चाहिए। ये जो आप चेंज निकाले हैं 2.5 और -2, ये पर एटम चेंज है, एक एटम पर चेंज है। वो मुझे क्या कह रहा है? पर एटम नहीं कह रहा है, पर मोलेक्यूल कह रहा है। तो पर मोलेक्यूल समझिएगा। पर मोलेक्यूल का मतलब देखो तो, क्या आप जानते हैं ना कि मोलेक्यूल जो रहता है ना वह यहाँ रहता है। अगर आपसे कोई पूछेगा ऐसे, ये O2 है, कोई पूछेगा कि बताओ ऑक्सीजन का अभी कितना मोलेक्यूल है, कहना 1 मोलेक्यूल है, नहीं है कुछ तो 1। कितना एटम है तो कहना कि 2 एटम है। तो यहाँ एटम होता है, यहाँ मोलेक्यूल होता है। ठीक है, तो आपका ये मोलेक्यूल कहाँ है? यहाँ कुछ नहीं है तो कहिएगा 1 मोलेक्यूल, यहाँ 1 है। अब ध्यान दीजिए तो 1 मोलेक्यूल में सल्फर कितना है? 2 गो है। तो आप लिखेंगे इंटू 2, तब होगा पर मोलेक्यूल। नहीं समझा? एक मोलेक्यूल में 2 गो सल्फर है ना, तो इंटू 2 कीजिएगा तब होगा वो। अब आइए 0.5 इंटू 2 कितना? 1 निकल गया, बस कुछ नहीं करना है। अब आराम से यहाँ फार्मूला पर रखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2H2O3 इक्वल टू, इसका फार्मूला वेट आपको आना चाहिए, मोलेकुलर वेट। सोडियम का 23 होता है, 2 सोडियम है तो हो जाएगा 46। सल्फर का 32 होता है, फार्मूला वेट मोलेकुलर वेट रखिएगा। 2 सल्फर है 64। इसका रखिएगा ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 ऑक्सीजन है कितना? 48। तो सबको ऐड कर दीजिएगा। सबको ऐड करने के बाद 158 बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन पर मोलेक्यूल, तो हम निकाले हैं यहाँ पर 1, तो बाई 1 रख दीजिएगा। यानी कहने का मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट 158 आएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कुछ? चलो, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसी में आपको हम दिखा देंगे। माइंड यहीं रखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा महाशय लोग, दिक्कत हो जाएगा तो मेरा दोष मत दीजिएगा। ध्यान देंगे तो इसमें कुछ है नहीं, लेकिन देंगे तब ना। दिक्कत वहाँ नहीं है, दिक्कत है कि आप ध्यान देंगे ही नहीं, ये दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Cu2s प्लस MnO4 माइनस, जब यह रिएक्शन करेगा तो यह प्रोडक्ट बनता है कॉपर पर 2+ प्लस SO2 प्लस Mn पर 2+। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको हमेशा चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। थोड़ा सा रुक जाइएगा 1 मिनट। चलिए ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि आप इक्विवेलेंट वेट इसका निकालिए। ठीक है, अब इसका निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? चेंज चाहिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल। अब सुनो, इसमें कौन सा एटम है? तो कॉपर है और सल्फर है, तो यही दोनों एटम पर हमको उधर चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर। तो कॉपर पर तो बेचारा क्वेश्चन दे दिया है, बहुत ही आपके लिए थोड़ा सा हेल्प किया है। कॉपर पर हमको ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, वो कॉपर पर दे दिया है। सल्फर पर हमको उधर निकालना पड़ेगा, तो बहुत ही इजी है। सल्फर पर बोलो, एक ऑक्सीजन पर होता है -2, 2 ऑक्सीजन पर -4, तो जितना माइनस होता है उतना ही प्लस न होता है, तो +4 होगा। और नहीं समझ में आता है तो इसको मान के निकालिए। कैसे मान कर निकालेंगे? एक सल्फर पर निकालना है तो x मानिए, एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन का -4, सबको ऐड करके 0, x = क्या हो जाएगा? +4 होगा। ठीक है, यहाँ आइए, आपको बताए थे लेक्चर नंबर 2 में कि किसी भी सल्फाइड में, चाहे वो हाइड्रोजन सल्फाइड हो, कॉपर का सल्फाइड हो, सोडियम सल्फाइड हो, मैग्नीशियम सल्फाइड हो, किसी भी सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। ये कॉपर का सल्फाइड है, ठीक है, -2 होगा। अब बताओ कि कॉपर पर हमको निकालना है, तो कॉपर है कितना? 2 गो है, तो 2 गो है तो 2x। सल्फर पर -2, तो यहाँ -2, सबको ऐड करके 0, x = बता दो +1। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो कॉपर पर निकल गया, सल्फर पर निकल गया, कॉपर पर निकल गया, सल्फर पर निकल गया, तो चेंज निकाल दीजिए। कुछ है, चेंज निकाल दीजिए। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल, देखिएगा ध्यान से, = बताओ चेंज कॉपर पर +1 +2, जी चेंज हुआ है। सल्फर पर -2 +4, सल्फर पर भी चेंज है, दोनों पर चेंज है। तो पहले आइए कॉपर, कॉपर पर चेंज बोलो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 2 है, इनिशियल 1 है। ठीक है, पर मोलेक्यूल बोलो, एक मोलेक्यूल में कॉपर कितना है? 2 गो है, तो इंटू करिएगा 2। ठीक है, प्लस लिखिएगा क्योंकि सल्फर पर भी चेंज किया है। चलिए, सल्फर पर फाइनल कितना? 4,
माइनस इनिशियल, इनिशियल बोलिए -2, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल ऐसे बोलो, कोई दिक्कत है? फाइनल माइनस इनिशियल। अब बताओ 1 मोलेक्यूल में सल्फर कितना है? 1 है, तो इनटू करिएगा 1। अब यहाँ पर आइए, ये हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 4 + 2 6, ये आपका हो गया 8। अब आराम से आप निकालिए इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू यहाँ लिखा है फार्मूला वेट, तो फार्मूला वेट इसका निकाल दीजिएगा। कॉपर का 63.5 होता है, कॉपर का 63.5 होता है, तो ऐसा ऐसा 2 कॉपर है, तो आपका हो जाएगा 127। ठीक है, गलत होगा तो बोल दीजिएगा। इसके बाद सल्फर का 32 होता है, तो 32 करिए, कितना हो जाएगा? 951 159। तो इसका फार्मूला वेट रखिएगा ऊपर। चेंज इन ऑक्सीडेशन पर मोलिक्यूल हम निकाले हैं 8, यही आपका हो जाएगा आंसर। बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सही है ना? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं होमवर्क के लिए, कि आप लोग को बनाने आता है कि नहीं, वो भी तो देखना है ना। कुछ नहीं करना है, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकालना है और उसके बाद फार्मूला पर रख देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए, क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क के लिए देंगे, ये सब कुछ वही है, बस यहाँ पर चेंज कर दिए। ये आपका HW है, आपको निकालना है इसका इक्विवेलेंट वेट। सही है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलिए अब हम आते हैं, अभी इसी में है, अभी इक्विवेलेंट वेट ही बताना है। अभी ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास में आ गए हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। ये देखो, KMnO4 जो होता है ना, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपसे कहा जाएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम में क्या होगा, मतलब कि जब हम इसको एसिड में डालेंगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, जब इसको हम बेस में डालेंगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, और जब इसको न्यूट्रल मीडियम में डालते हैं, न्यूट्रल मीडियम में, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। इसमें 3 केस है। इसका KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं एसिडिक मीडियम में, केस नंबर 1 में। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है, समझ में आ जाएगा अगर ठीक से ध्यान देंगे तो। केस 1, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि जब हम इसको एसिड में डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को, तो यह क्या प्रोडक्ट बनाएगा। क्योंकि जब तक आपको प्रोडक्ट नहीं पता रहेगा, आप ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कैसे निकालिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए आपको हम बता देते हैं कि जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को
एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो हमको एक ये आयन देता है Mn पर 3+। क्या देगा? Mn पर 3+ देगा। तो चलिए, आपको पता जब हो गया Mn पर 3+ होगा तो इसका हम Mn पर निकालेंगे यहाँ पर, और Mn पर निकालने के बाद हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल निकालेंगे। अब इसके लिए देखो, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में है तो +1 हो जाएगा। Mn पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसको x मान लीजिए। एक ही को Mn है तो x मानिएगा, 2 गो रहता तो 2x मानते। एक ऑक्सीजन पर -2, 4 ऑक्सीजन पर -8, सबको ऐड करके 0। x = बोलो +7। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल। ठीक है, चेंज होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तब फाइनल कितना है? 3 माइनस इनिशियल, बोलिए इनिशियल कितना है? 7। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ 2 दे दीजिएगा। फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, चलिए अब हो गया, ठीक हो गया। तो आपका ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। अब बताओ तो पर मोलेक्यूल, एक मोलेक्यूल में यह कितना Mn है? 1 है। तो आप यहाँ पर ×1 करेंगे, ये आपका हो जाएगा -7, ये सॉरी -5। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मेरी बात पर, चेंज कभी भी निगेटिव नहीं होता है, चेंज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसलिए आप -5 को माइनस मत बोलिएगा, आप पॉजिटिव में बोलिएगा। चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। अपने ये बात को माइंड में सेट कर लीजिएगा, चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकाल दिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब इक्विवेलेंट वेट की बात है तो कुछ दिक्कत है इसमें? कुछ दिक्कत नहीं है। इक्विवेलेंट वेट = इसका फार्मूला वेट रखिएगा ना, तो फार्मूला वेटवा को याद रखो। पोटेशियम का 39, Mn का 55, इसको याद करना पड़ेगा। आप लोग को जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे ना, तो फार्मूला वेट का एक सीट दिए थे, उसको याद करना था। तो आप लोग अभी तक फार्मूले वेट तो नहीं याद किए हैं, तो इसमें कैसे समझ में आएगा? ऑक्सीजन का होता है 16, 4 है, कितना हो जाएगा? 64। चलो सबको ऐड कर दीजिएगा, सबको जब ऐड करेंगे ना तो 158 आएगा, और बाई हो जाएगा 5। चेंज इन ऑक्सीडेशन पर मोलेक्यूल 5। ठीक है, तो ये आपका होगा इक्विवेलेंट वेट। चलो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। अब आते हैं हम केस नंबर 2 में, लेकिन उसके पहले आप एक नोट करके लिखिएगा। केस नंबर 2 से पहले आप एक बात लिखिएगा नोट करके। नोट में देखो, नोट में आपको ये बताएंगे कि मैग्नीज का Mn, मैग्नीज का कोई भी कंपाउंड अगर आप एसिड में डालेंगे तो वह हमको हमेशा प्रोडक्ट देगा Mn पर 2+। मैग्नीज का कोई भी कंपाउंड अगर आप एसिड में डालेंगे तो वह हमको क्या देगा? प्रोडक्ट Mn पर 2+ देगा। याद रखिएगा, लिखिए तो एनी कंपाउंड ऑफ Mn, एनी कंपाउंड ऑफ Mn gives Mn2+ in
एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में कोई भी कंपाउंड आपको Mn2+ देगा। MnO2 है, चलो ये भी मैग्नीज का कंपाउंड है, अगर हम एसिड में डालेंगे तो हमको प्रोडक्ट Mn2+ ही देगा। पता आपको चल गया होगा, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। और अब आते हैं हम केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में न्यूट्रल मीडियम में पहले हम आएंगे। एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आपको पता हो गया है। अब हम आएंगे न्यूट्रल मीडियम में, केस नंबर 2। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम। तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि न्यूट्रल मीडियम में यह प्रोडक्ट क्या बनाएगा। तो आपको हम प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि पढ़ने में आप लोग तेज हैं ना, तो आप लोग टेंशन क्यों लीजिएगा, हम ही आपका टेंशन ले लेते हैं, प्रोडक्ट बनाकर आपको दे देंगे। कहेगा बताइए इसका इक्विवेलेंट वेट। तो इसमें देखो पोटेशियम है, मैग्नीज है, ऑक्सीजन है। जो एटम इसमें है इसी एटम पर हमको ऑक्सीडेशन नंबर उधर चाहिए। तो पोटेशियम तो है नहीं, Mn है, ऑक्सीजन है, तो Mn और ऑक्सीजन पर हम निकालेंगे और देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है। यहाँ पर तो आपको दिक्कत नहीं है, मैग्नीज पर +7 होगा। किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो यहाँ पर भी -2 होगा, यहाँ पर भी -2 होगा, मतलब ऑक्सीजन पर चेंज नहीं करेगा। तो चेंज नहीं करेगा तो उसका बातें खत्म। जब चेंज नहीं किया तो उसको क्या लेना है, जिसको चेंज करना उसको ना मतलब मेरे हमको। अब देखो यहाँ पर आइए, एक ऑक्सीजन पर -2, 2 ऑक्सीजन पर -4, तो Mn पर क्या होगा +4। अब आ गया होगा ना निकालने +4। अब यहाँ पर हम निकालेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल। चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। बोलो 1 मोलेक्यूल पोटेशियम पर मैग्नेट कितना मोलेक्यूल है 1 मोलेक्यूल। तो 1 मोलेक्यूल में Mn कितना है 1 है, तो इंटू 1 करेंगे, ये होगा -3। लेकिन चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है तो हम +3 बोलेंगे। जब मेरा चेंज आ गया तो इक्विवेलेंट वेट तो आराम से आएगा ना जी, काहे से कि हम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूले जानते हैं। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है फार्मूला वेट। तो इसका फार्मूला वेट अभी बताए हैं 158 बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन पर मोलेक्यूल 3। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं ना। चलो इसको आप जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आते हैं केस नंबर 3 में, बेसिक मीडियम। देखो 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 कुछ है ये नहीं है इसमें। इन बेसिक मीडियम तो आपको हम पहले प्रोडक्ट बना दे रहे हैं। प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, K2MnO4। अगर आपको ये लिखने में दिक्कत है तो आप MnO4 पर 2- लिख सकते हैं। मतलब कि प्रोडक्ट में आप ये बनाइए या ये बनाइए, दोनों सही है। क्यों सही है देखो, 1 पोटेशियम पर 1+, क्योंकि पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में आता है। 2 पोटेशियम पर 2+, तो जब 2 गो पोटेशियम में यहाँ से हटा दीजिएगा तो 2 गो माइनस इस पर आ जाएगा ना। वहीं यहाँ देखो 2 गो पोटेशियम हटा दिया है तो इस पर 2 गो माइनस दे दिया है, लेकिन दोनों सेम है, दोनों एक ही है। अब पोटेशियम पर ऑक्सीडेशन नंबर
अब निकालेंगे हम Mn का ऑक्सीडेशन। पोटेशियम पर +1 तो +1, ऑक्सीजन पर -2 तो इधर भी -2, मैग्नीज पर चेंज करेगा, तो जिस पर चेंज करेगा उसी को देखना है। आइए चेंज देखते हैं। अब यहाँ डायरेक्ट हम निकालेंगे, 2 पोटेशियम है तो +2, 2 पोटेशियम है तो +2, Mn पर निकालना है x, 1 ऑक्सीजन पर -2, 4 ऑक्सीजन पर -8, सबको ऐड करके 0, x = क्या होगा +6। अब निकालेंगे यहाँ से चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल, फाइनल माइनस इनिशियल पर मोलिक्यूल, तो 1 मोलिक्यूल में Mn 1 है तो 1 कर देंगे। अब यहाँ पर 1 हो गया, आपका आएगा इक्विवेलेंट वेट ये, ठीक है। अब देखो एक बार जेईई मेन के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन क्या पूछा था पहले आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया, देखो जेईई मेन के एग्जाम में क्या पूछा था, इक्विवेलेंट वेट से क्वेश्चन, लेकिन जो पूछा था आपका दिमाग वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि आप लोग ऊपर ऊपर पढ़ते हैं ना, और वो अंदर से पूछता है, तभी तो कहता है कि सिलेबस से बाहर पूछ दिया। सिलेबस से बाहर क्यों पूछेगा, सिलेबस के अंदर से इतना चीज़ है कि पूछेगा तो आपको नहीं पता चलेगा। आप तो कहते हैं कि जो आया वो ठीक, और नहीं है तो कहते हैं कि सिलेबस से बाहर पूछा है। देखिएगा ध्यान से, रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट इन एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक मीडियम। देखिएगा ध्यान से, एसिडिक मीडियम में आपको बताया गया इक्विवेलेंट वेट 158/5, न्यूट्रल मीडियम में आपको बताया गया 158/3, और बेसिक मीडियम में 158/1, ठीक है। सभी में 158 ऊपर में है, तो इसको हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं 1/5 = 1/3 = 1, ये अभी आपको ऑप्शन में दे सकता है। दूसरा हो सकता है, देखिए सभी के ऊपर में 1 है तो इस बार पलट दिया था, यानी आपको इसको ऐसे नहीं दे करके ऑप्शन में आपको ऐसे भी दे सकता था, ऐसे भी दे सकता है। कहेगा कि बताइए एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में पोटेशियम पर मैग्नेट के इक्विवेलेंट वेट का कौन सा रेशियो सही है, तो आपको ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है 5:3:1, ऐसे भी दे देगा। आप तो ऊपर वाला याद रखेंगे, नीचे वाला देगा, कहानी खत्म, ठीक है। दूसरा देखिए, अब इसमें भी नौटंकी किया था, इसमें कहा था ऊपर वाला जो दिखाई दे 1/5 1/3 ना, इसमें किया क्या था ना कि 15 से मल्टीप्लाई किया था। तो बताओ कि जब इसमें 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 15 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 5, और /2 क्या होगा ये 15। तो ऑप्शन में आपको ये सुनाया था जेईई मेन के एग्जाम में जब पूछा था, तो बहुत सारे लोग इसको बोले कि क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है, या ये भी बोलता होगा कि क्वेश्चन ही ये गलत है क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है। समझे मेरी बात? चलो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? चलिए अब हम आते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट में। उम्मीद है आप लोग को ठीक से समझ में आ रहा होगा। पढ़ने वाले लोग ठीक से समझ रहे होंगे, नहीं पढ़ने वालों को तो क्या कहा जाए, उनको कुछ भी बताइएगा तो बोरिंग ही लगेगा। अब हम आते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ध्यान दीजिएगा, यह भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यह भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पहले हम आएंगे एसिडिक मीडियम में।
इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में इसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिड में डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो आइए K2Cr2O7 अगर हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो क्रोमियम पर 3+ देगा। हमको पता है, आपको नहीं पता होगा, अब पता हो गया होगा। अब पता हो गया होगा कि हम अगर इस कंपाउंड को पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो हमको क्रोमियम पर 3+ देगा। अब 3+ देगा तो बताइए हम इस पर निकालेंगे कितना का चेंज है। तो चेंज निकालने के लिए क्रोमियम पर निकालना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा। वहाँ तो दे दिया है, लेकिन यहाँ निकालो। 2 पोटेशियम है, फर्स्ट ग्रुप में पोटेशियम आता है +2 होगा। 2 क्रोमियम है 2x, 1 ऑक्सीजन पर -2, 7 ऑक्सीजन पर -14, सबको ऐड करके 0। 2x = हो जाएगा +12, x = बोल दीजिएगा +6। क्रोमियम पर यहाँ 6 आ गया। अब आराम से आप कीजिए, चेंज निकालिए। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल, एक मोलेक्यूल में चेंज। तो बताओ फाइनल कितना है 3 माइनस इनिशियल बोलो 6, 1 मोलेक्यूल ना, पर मोलेक्यूल लिखे हैं। तो अभी बोलो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कितना मोलेक्यूल है 1 है, अभी कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। ठीक है, बोलो 1 मोलेक्यूल में क्रोमियम कितना है 2 गो है ना, तो इंटू यहाँ 2 करेंगे, ये आपका आ जाएगा -6, जिसको हम क्या बोलेंगे +6 बोलेंगे, क्योंकि चेंज कभी निगेटिव नहीं होता है। जब आपको ये पता हो गया तो अब आप डायरेक्ट फार्मूला पर रखिएगा। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट = होता है फार्मूला वेट यानी कि मोलिकुलर वेट। तो पोटेशियम का होता है 39, 2 पोटेशियम है 78, क्रोमियम का होता है 52, 2 क्रोमियम है 104, ऑक्सीजन का होता है 16, 7 है, तो ऐड कर दीजिएगा। हमको पता है फार्मूला वेट इसका 294 आएगा, आप सबको निकाल कर देख लीजिएगा। ठीक है, बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल 6 हो गया। आप इसको करके देखिए कितना आएगा, ये आएगा 4 और 9, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक बात और भी लिख लीजिएगा, इसमें जो 2 केस है ना, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम, तो आपको हम यहाँ नोट में लिखवाएंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ना केवल एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, इसलिए हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट वेट सिर्फ एसिडिक मीडियम में देखेंगे, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में नहीं देखेंगे। क्या बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? केवल यह एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग काम करता है, इसीलिए हम केवल केस नंबर 1 ही इसमें देखेंगे, केस नंबर 2 और 3 इसमें नहीं होगा। ठीक, चलो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ले लीजिए क्या। चलो यहाँ पर लिखो, देखिएगा K2Cr2O7, K2Cr2O7 act as oxidizing agent only in acidic medium, only in एसिडिक मीडियम। हो गया? तो ठीक है, आज हम यहीं पर रुकते हैं। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको ठीक से समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे हम कल के क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।